तो आइए आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल VVCC में। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के बारे में क्या क्या सीखना है इसके बारे में सबसे पहले नंबर में हम देख लेते हैं। तो क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ने के पहले कम से कम हम यह मान लेते हैं कि जिनको भी इसको सीखना है उन्हें सजीव और निर्जीव के बारे में जानकारी है। वैसे अगर सजीव निर्जीव के बारे में दिक्कत है तो बस सजीव निर्जीव जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जितने भी जानवर हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, मनुष्य, पक्षी, सब सजीव हैं। और टेबल, कुर्सी, कलम, बोर्ड ये सब का सब जो है कि निर्जीव है। तो चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग को सजीव और निर्जीव के बारे में पता है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को सीखना है वो सीखना है 10 क्लास का पूरा। अगर हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करें तो 10 क्लास के पूरे बायोलॉजी में हम लोग सीखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम के बारे में क्या जैव प्रक्रम है इसके बारे में पहले जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए जैव प्रक्रम को जानने के पहले हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में तो आप समझ पाए। तो हम लोग सबसे पहले सजीव में हम लोग आ जाते हैं कि सजीव के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो सजीव को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है पेड़ पौधा और दूसरा हम लोग जंतु, जानवर। तो दो भाग भी आप सही से समझ पा रहे हैं, पेड़ पौधा और जंतु। पेड़ पौधा के अंतर्गत बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ सब आते हैं। पेड़ पौधे के बारे में हम लोग बात करें और जंतु के बारे में बात करें तो दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि पेड़ पौधा जो है कि अपना भोजन स्वयं बना लेता है और हम लोग को भोजन के लिए किसी न किसी रूप में जो है कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है, इसका कारण है कि पेड़ पौधा के पास में जो है कि क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जिसके सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है और अपना जीवन जीता है। दूसरा अगर हम लोग अंतर देखें तब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी जंतु हैं भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग घूम सकते हैं और पौधे जो है कि वो घूमता नहीं, एक ही स्थान पर जो है कि फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग पेड़ पौधा जो है कि जंतु में जो है कि एक अंतर को हम लोग देखें। अब पेड़ पौधे जो जीव है और हम लोग एनिमल के अंतर्गत आने वाले जो जीव हम लोग हैं वो दोनों में भी जो है कि कुछ अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे जो जीव है, जंतु इसको हम लोग कहते हैं जिसके पास में भोजन बनाने के लिए स्वयं कुछ नहीं है, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें जो है कि कुछ भाग है, उसको हम लोग सबसे पहले नंबर में देख लेते हैं। तो देखिए जंतु का भी दो भाग है। जंतु का भी दो भाग है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। मतलब वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से बना हो। वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से बना हो उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव या उसी को हम लोग बोलते हैं जटिल कोशिकीय जीव। यहाँ बस कुछ हम आपको कंसेप्ट इसलिए दे देना चाहते हैं कि आगे चलकर भी इसके बारे में हम लोग जब बात करें तब आप आसानी से इसको समझ पाए। तो चलिए जीव में हम लोग देखें कि जीव भी दो तरह के, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। सिर्फ एक ही कोशिका से अगर जो सारा क्रिया हो जाता है तो उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसके अंतर्गत अमीबा है, पैरामीशियम है। ये सारे ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से अपना पूरा जीवन यापन करता है। अगर बहुकोशिकीय जीव, जटिल कोशिकीय जीव के बारे में बात करें तो हम लोग हैं जितने भी गाय हम लोग कर सकते हैं, भैंस है, कुत्ता, बकरी, ये सब बहुकोशिकीय और जटिल कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जंतु में इस तरह का जो है कि भाग है, उस तरह से पौधे में भी है। पौधे भी दो भाग में जो है कि मिलेंगे।
एक कोशिकीय होगा और दूसरा बहुकोशिकीय होगा। एक कोशिकीय भाग हम लोग पौधा में भी देखेंगे और बहुकोशिकीय जटिल कोशिकीय भाग हम लोग पौधा में देखेंगे। तो जब भी हम लोग क्या बोलते हैं 10 क्लास का जो हम लोग बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जब भी हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे तो एक पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ेंगे और जंतु के बारे में भी पढ़ेंगे। पेड़ पौधा का भी 2 भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय के बारे में। उसी तरह से जंतु को भी जब जब हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी पार्ट या कोई भी भाग को जब हम लोग पढ़ेंगे तो जंतु में भी एक कोशिकीय के बारे में भी जानेंगे और बहुकोशिकीय, उसी को हम लोग जटिल कोशिकीय कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय समझ पाए होंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है कि बहुत सारा कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो कोशिका का समूह कहलाता है और कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। बहुत सारे कोशिका जब एक साथ में मिलता है तो कोशिका का समूह कहलाता है और कोशिका का समूह जो होता है उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। अब बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो ऊतक का जो समूह होता है उसको हम लोग अंग कहते हैं। ऊतक के समूह को हम लोग अंग कहेंगे। अब बहुत सारे जब अंग मिलेंगे तब अंगों का एक तंत्र स्थापित होगा और वही अंग का जो पूरा तंत्र होता है जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो जटिल कोशिकीय जीव एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका से ही है बना हुआ, लेकिन बहुत सारे कोशिका से बने हुए हैं। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जो है कि पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करें तो उसका पूरा जीवन यापन एक ही कोशिका में हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं बोलचाल की भाषा में, अब खाने के क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि जब खाना खाते हैं तो उसमें हाथ का प्रयोग करते हैं, ये अलग अंग है। उसको भोजन को तोड़ करके जैसे हम लोग मुंह में डालेंगे वो अलग अंग है। पाचन की क्रिया में जब उसका पाचन होता है तो वह अलग अंग है। फिर हम लोग अपना मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं तो वह अलग अंग है। आंख अलग है, कान अलग है। तो इतने प्रकार के अलग अलग हमारे शरीर में अंग है। लेकिन एक कोशिका जीव के लिए क्या खाना खाने के लिए हाथ होता है? तो कोई हाथ की जरूरत नहीं है, न तो कोई विशेष प्रकार का पाचन तंत्र है। एक ही कोशिका में सारा चीज हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स भी देखेंगे। सबसे पहले नंबर में हम लोग यहाँ जानते हैं कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम है क्या? तो जैव प्रक्रम हम लोग कह सकते हैं कि जीव, जितने भी जीव हैं, जीवों के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता की जरूरत पड़ती है जीवन जीने के लिए। तो वे सारी क्रियाएं जिसके सहायता से कोई भी जीव की आवश्यकता की सारी चीज की पूर्ति हो जाती है। आवश्यकता की सारी चीज की जब पूर्ति हो जाती है तो उसी को हम लोग जो है कि जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं वे सारी क्रियाएं जिसके सहायता से जीवों की सभी जरूरत, जितना भी चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति होती रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम का कुछ भाग है। जैव प्रक्रम का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ भाग है, जिसमें सबसे पहला ही भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। कोई भी जीव है तो जीव को जीने के लिए पोषण की आवश्यकता है। पोषण हम लोग बोले तो जैसे हम लोग पोषण के हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि पोषण कहने का अर्थ है भोजन। तो कोई भी जीव है उसको जीने के लिए जो है कि भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग बात करें पेड़ पौधा के बारे में तो पेड़ पौधा भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि स्वयं भोजन बनाता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे जंतु के बारे में तो जंतु किसी न किसी रूप में दूसरे जीव के ऊपर, यानी कह सकते हैं पेड़ पौधे के ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है कि भोजन के लिए निर्भर करता है। चाहे वो भोजन ठोस के रूप में रहे, चाहे वो भोजन द्रव के रूप में रहे। अगर हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग पौधा के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति अगर दूध पीता है
तो डायरेक्ट तो पौधा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो दूध जो है कि जानवर से आते हैं और जानवर भी के अंदर भी वो दूध का जो निर्माण होता है वो भी पौधे से ही खाया हुआ भाग होता है। तो किसी न किसी रूप में जो है कि भोजन के लिए जो हम लोग जैसे जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो है कि वो पौधे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पहला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। तो जीव को पोषण की क्यों जरूरत है, क्या जरूरी है पोषण के लिए, जीव के लिए पोषण का होना। तो देखिए जीव का जो शरीर है, जैसे हम लोग मानव हैं तो मानव के शरीर में भी हम लोग देख सकते हैं कि 2-3 बात को जो है कि काफी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके अनुसार जो है कि पोषण की जरूरत पड़ जाती है। पहला बात कि मानव शरीर है तो निश्चित रूप से शरीर में वृद्धि को हम लोग देखते हैं। तो शरीर का वृद्धि हो प्लस प्रत्येक दिन हम लोग कहीं चोट लग गया, कहीं ये कुछ हो गया तो शरीर के अंदर सेल टूटते हैं, फूटते हैं। तो टूट फूट के मरम्मत के लिए जो है कि पोषण की भी जरूरत पड़ जाती है। तो एक तो शरीर के वृद्धि के लिए हो गया, दूसरा टूट फूट के मरम्मत के लिए हो गया, और तीसरा प्रत्येक दिन जो हम लोग काम करते हैं तो काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो व्यक्ति में या मनुष्य में या किसी भी जीव में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो पोषण से होता है। अब पोषण करने का अर्थ है भोजन। तो ऊर्जा का निर्माण भोजन से होता है। अब भोजन को ही हम लोग जो है कि पोषण करते हैं, यानी जिस रूप में भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पोषण क्यों जरूरी है आप समझ रहे हैं, यानी कि शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर के अंग के टूट फूट के मरम्मत के लिए, और तीसरा शरीर इसी तरह से रेगुलर काम करते रहे इसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के लिए जो आवश्यकता है उसको हम लोग पोषण कहते हैं। ऊर्जा के लिए हम लोग भोजन खाते हैं और वो भोजन जो है कि क्या कहलाता है, पोषण। अब बात यह है कि पोषण के क्रम में जो हम लोग भोजन खाते हैं क्या उसका सही पाचन बस खा लेने से हो जाता है, क्या डायरेक्ट जो भोजन खाते हैं उससे हम लोग को डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाता है। तो ऐसा होता नहीं है। भोजन जो हम लोग खाते हैं वो जटिल रूप में खाते हैं, वो सरल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और सरल रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो जो हम लोग को शरीर में ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए, ऊर्जा कैसे बने इसके लिए हमारे शरीर में एक दूसरा क्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। श्वसन के क्रम में आपको पता है कि हम लोग हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा करके जो भोजन का जो पाचन हुआ, जो सरलीकरण हुआ, वहां उसका उपापचय की एक क्रिया होती है और क्रिया में भोजन टूटता है और वहीं से ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए श्वसन भी हमारे शरीर में जो है कि जरूरी है। हमारे शरीर में बस भोजन खा लेने से ऊर्जा नहीं बनता है। भोजन को जब खा लिए तो वो ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए मनुष्य के श्वसन की जो है की जरूरत पड़ता है, या किसी भी जीव को श्वसन की जरूरत पड़ती है। तो श्वसन किस लिए है, तो श्वसन शरीर में ऊर्जा निर्माण के लिए श्वसन का होना क्या है, जरूरी है। अब देखिए तीसरा बात, ये तीसरा बात को आप समझे, इसको हम लोग परिवहन करते हैं। परिवहन का अर्थ ही होता है किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो बात यह है कि हम लोग जैसे जो जीव हैं उसके शरीर जो है कि जटिल कोशिका से बना हुआ है, जटिल कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। तो बात यह है कि हमारे शरीर में अगर हम लोग जो भोजन ग्रहण किए, अगर भोजन मुंह में लिए तो क्या इसका पाचन मुंह में ही हो जाएगा कि पाचन के लिए कहीं दूसरी जगह पर उसको पहुंचाया जाता है। तो आपको पता है कि पाचन के लिए हम लोग मुंह से निगलते हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार होते हुए जो है कि जाकर के वो आमाशय में जमा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरे अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि ये श्वसन की क्रिया जब हम लोग करते हैं, ऊपर वाला श्वसन का क्रिया जब हम लोग करते हैं तो हवा यानी ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं हमारे शरीर के जो है कि फेफड़ा में जाकर के जमा होता है। तो क्या इसका आवश्यकता श्वसन की क्रिया में हवा की आवश्यकता फेफड़ा में है? तो बिल्कुल नहीं। फेफड़ा में जब हम लोग हवा को जब ग्रहण कर लेते हैं
तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का आरबीसी का एक कण ऑक्सीजन के 4 कण को पकड़ता है और शरीर के जितने भी सेल हैं, उंगली में, पैर में, सर में, मतलब जहां जहां शरीर के सभी सेल हैं वहां तक जाकर के ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो पहुंचाने का काम कर रहा है, मतलब इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना परिवहन कहलाता है। तो चूंकि जटिल कोशिकीय जीव में जिस भी चीज की जरूरत होती है उसका यूज वही नहीं होता है। मुंह में खाए तो मुंह में उसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत पेट में है। श्वसन के लिए हम लोग नाक और मुंह से श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो फेफड़ा में जा रहा है, तो फेफड़ा में आवश्यकता नहीं है। तब एक जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है शरीर में, उस पदार्थ को जिस रूप में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। दूसरा, श्वसन की क्रिया करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक वो पहुंचाता है। और दूसरा, शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर निकाल करके बाहर की ओर जाएगी, छोड़ देता है। तो जरूरत के सामान को जहां जरूरत है वहां पहुंचाना, उसके बाद में जो जरूरत का सामान नहीं है उसको एक जगह से दूसरे जगह निकाल करके फेंक देने की क्रिया को, मतलब फेंकने कहने का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। तो परिवहन तो आप सही से समझ पाए, मतलब जो चीज की जहां जरूरत है उसको वहां पहुंचाना, और जिसको जरूरत नहीं है तो उसको गंतव्य स्थान तक छोड़ने की क्रिया को हम लोग परिवहन करते हैं, जो हमारे शरीर में होता है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं, तो एक जगह हम लोग बाइंड अप कर रहे हैं, एक जगह बांध करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या है कि सबका आवश्यकता है। उसके बाद परिवहन के बाद है कि चौथा भाग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। चौथा भाग को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भी देखते हैं कि अगर बाजार से कोई सामान को खरीद करके लाए तो जितना खरीद करके लाते हैं वो सभी का यूज नहीं हो पाता है, उसमें से कुछ डस्ट भी निकल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति भिंडी का सब्जी बाजार से खरीद करके लाया तो पूरा एक भिंडी है पूरा का पूरा उसको खाना में नहीं बनाता, कुछ आगे का भाग कट करके निकलता है, कुछ पीछे का भाग कट करके निकलता है, क्या उसको खाना में हम लोग यूज कर लेते हैं? तो उसको यूज नहीं करते हैं। तो वेस्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है। बाजार से कोई सामान लाए और आपको कागज के जो है कि उसको क्या बोलते हैं थैला में दिया बना करके, या तो फिर प्लास्टिक में दिया, तो कागज और प्लास्टिक वो सब का तो कोई हुई है, वो तो बेकार पदार्थ है जो हमारे घर के लिए डस्ट के रूप में काम करता है। तो उसको क्या करते हैं, तो जो जरूरत की चीज है उसको ग्रहण कर लेना, जरूरत की चीज को जरूरत में लाना, और जो खराब पदार्थ है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको घर से हम लोग फेंक देते हैं, निकाल के फेंकना। यही क्रिया को हम लोग यही उत्सर्जन करते हैं। मतलब जरूरत की चीज को, आवश्यकता जो है हमारे शरीर को, उसको ग्रहण कर लेते हैं, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको शरीर से हम लोग बाहर की ओर छोड़ देते हैं। इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है उसको हम लोग मूत्र कहते हैं। हमारे शरीर में पानी के रूप में पानी पीते हैं, भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो शरीर के अंदर जो वैसे पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं है, अधिक मात्रा में यूरिया का निर्माण जब हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और हम लोग उसको मूत्र के सहायता से उसको क्या कर देते हैं, शरीर के बाहर को छोड़ देते हैं। उसी तरह से जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के क्रम में सारे भोजन के सभी पाचन में पच नहीं जाते हैं, सभी का यूज नहीं हो जाता है। जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो जिसका पाचन नहीं हो पाता, उसको हम लोग मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये भी उत्सर्जन के अंतर्गत आएगा। और तीसरा भी देख रहे हैं, काफी गर्मी है तो शरीर क्या करता है, पसीना की सहायता से भी कुछ लवण को शरीर से बाहर की ओर छोड़ते रहता है। इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। तो आप सही समझ पाए, हम लोग पोषण को समझे। जीवन जीने के लिए पोषण, भोजन की जरूरत होती है, उसको हम लोग पोषण करते हैं। शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग पोषण करते हैं।
और शरीर में जो वस्तु का जहाँ यूज है उसको वहां तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग परिवहन करते हैं, और शरीर में जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। और पांचवा भाग है जो जनन है, एक जीव के लिए है कि काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है क्या जीव को जीने के लिए जनन करना जरूरी है? तो कोई जरूरी नहीं है। कोई भी जीव है वो अपना चाहे तो बिना जन्म में भाग लिए हुए अपना जीवन जी सकता है। जनन सिर्फ इसलिए है कि कोई भी जीव अपने कर सकते हैं कि अपने वंशज को लगातार उसी तरह से बढ़ाते रहे। अगर एक नीम का पौधा है तो नीम के पौधा से नीम के पौधा आगे की ओर बढ़ते रहे, इसलिए उसके बीज से है कि जनन का क्रिया होता है, नए नए पौधा का निर्माण होते रहता है। वो बीज चाहे कि एक पौधा बन करके वो जनन में नहीं भी भाग लेगा तो वो अपना जीवन जी सकता है। अगर कोई मनुष्य है तो भी चाहे तो जनन में भाग नहीं ले सकता है, वो अपना पूरा जीवन जी सकता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर हम लोग बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी है कि शादी नहीं किए, जन्म में भाग नहीं लिए, फिर भी अपना पूरा जीवन जिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग बात करें, वो भी जन्म में भाग नहीं लिए लेकिन पूरा अपना जीवन जिए। तो किसी भी जीव को पूरा जीवन जीने के लिए जन्म में भाग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने संतति को बनाए रखे, अपने वंशज को बनाए रखे, इसलिए जन्म जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात जो किए, एक राउंड में हम लोग जो देखे 10 क्लास का पूरा बायोलॉजी को हम लोग राउंड अप किए कि 10 क्लास का पूरा बायोलॉजी मुख्य रूप से जो है कि यहीं तक पढ़ना है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। इसके अलावा जो है कि 5 के बाद हम लोग देखेंगे एक पार्ट है जिसको हम लोग नियंत्रण और समन्वय करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नियंत्रण और समन्वय मतलब आप देखते हैं कभी कभी कि किसी भी कार्य को करने वक्त जो है कि शरीर किस तरह से नियंत्रण करता है, और नियंत्रण और समन्वय का सबसे जो है कि प्रमुख उदाहरण हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। यही मस्तिष्क है जिससे किसी भी कार्य को करने के क्रम में हम लोग नियंत्रण करते हैं। जैसे कोई बच्चा को आप देखें अच्छा दौड़ा दौड़ा जो है कि गली में जा रहा है और अचानक देखा कि सामने से कोई जानवर आ रहे हैं, वो मस्तिष्क नियंत्रण करता है, तुरंत उठता है, दूसरे गली में निकल जाता है। ये नियंत्रण है। नियंत्रण में मस्तिष्क जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ साथ मुझे चिंता को भी हम लोग देखेंगे, और इसका लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग अनुवांशिकता से ये संबंधित कुछ प्रश्न लेकिन मुख्य रूप से ये 10 क्लास में पढ़ना है, पोषण, शोषण, परिवहन और चलिए अगले वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में देखेंगे, फिर स्पेशल भाग देखेंगे पोषण में, शोषण में, परिवहन में, उत्सर्जन में और जनन।